समाज का सच्चा हितैषी है कौन? हम तो ये कहते हैं कि ओबीसी की यदि ये कोई बात करते, एक्चुअली ओबीसी में वर्ग में भी इन्होंने धनाढ़ लोग पैदा कर दिए हैं और उन्हीं धनाढ़ लोगों ने कब्जा कर लिया है ओबीसी के कोटे का। फिलहाल जो 27% ओबीसी का कोटा जो दिया जा रहा है वो भी कुछ लोग मिल करके उसे खा रहे हैं और जो असली तबका है, नीचे का जो तबका है, उस तक उसका लाभ पहुंचने नहीं दिया जा रहा। हमारी पार्टी की सभी नीतियां गरीब, कमजोर, वंचित, दलित, पिछड़े, जो कामगार लोग हैं, जो तकनीकी लोग हैं, जो छोटी दुकानदारी करते हैं, जो रोज कमाने खाने का काम करते हैं, जो मजदूरी का काम करते हैं, जो चौराहे पर खड़े होकर के लोग श्रम बेचने का काम करते हैं, जो दिहाड़ी का काम करते हैं, जो राजमिस्त्री हैं, उन लोगों का हमारा पार्टी का फोकस है और वही लोग हमारे साथ हैं। न्याय पार्टी निर्बल वर्ग की आवाज़ है, कमजोर वर्ग की आवाज़ है, न्याय पार्टी पिछड़ों की आवाज़ है, न्याय पार्टी दलित वर्ग की आवाज़ है। जिंदाबाद न्याय पार्टी जिंदाबाद, न्याय पार्टी जिंदाबाद, न्याय पार्टी जिंदाबाद। पंजाब खोलो खाली 2 उंगली। 5 नवंबर को न्याय पार्टी का बड़ा विशाल आप प्रोग्राम करने जा रहे हैं, क्या है वो बताएं जरा उसके बारे में। देखिए, 5 नवंबर को गाजियाबाद के ITIS स्कूल मोहननगर में एक बहुत ही विशाल पिछड़ा वर्ग सम्मेलन होने जा रहा है। न्याय पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा इसे आयोजित कर रहा है और इसमें पिछड़े वर्ग की समस्त जातियों का प्रतिनिधित्व रहेगा, बल्कि और सभी लोग आएंगे, सभी वर्गों से लोग आएंगे। लेकिन मुख्य उद्देश्य इसका न्याय पार्टी की तरफ से पिछड़े वर्ग की जो समस्याएं हैं, पिछड़े वर्ग की जो मांग है, पिछड़े वर्ग की जो पीड़ा है, उनको लेकर के ये सम्मेलन किया जा रहा है ताकि एक पिछड़े वर्ग का जो मांगे हैं वो सरकार के सामने रखी जा सकें। पिछड़े वर्ग का जो प्रतिनिधित्व हमें आज तक नहीं मिला हुआ है वो उसको मांगने के उद्देश्य से ये सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें भारी संख्या में हज़ारों की तादाद में लोग इसमें भाग लेंगे। चाहे मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, बिजनौर हो, दिल्ली हो, मोहननगर के में इसमें मैदान में सभी आएंगे और सभी लोग अपनी मांग रखेंगे और सब एक संयुक्त रूप से एक ज्ञापन तैयार किया जाएगा जो सरकार को प्रेषित किया जाएगा। ये इस सम्मेलन का उद्देश्य है। अभी आपने बिजनौर में एक बात कही थी, जो पिछड़ों की बात करेगा वही जो है आप आगे आने वाले समय में राज करेगा, क्या है उसका मकसद? देखिए, उसका मकसद ये है कि पहले हम पिछड़े वर्ग की आबादी को 54% मानते थे, लेकिन इधर कुछ राज्यों ने अपनी जनगणना जातिगत कराई है और बिहार के माध्यम से ये आंकड़ा निकल करके आया है कि 63% पिछड़े वर्ग की संख्या आई है। तो लेकिन जो प्रतिनिधित्व की बात आती है, भागीदारी की बात आती है संसाधनों में, तो वो बहुत ही कम है। सरकारी नौकरियों के बैकलॉग कोटे नहीं भरे जा रहे हैं और जो प्रतिनिधित्व ओबीसी का होना चाहिए वो पूरा नहीं आ पा रहा है। तो इसलिए जो है हम ये मांग करते हैं कि एक तो ये जो जातिगत जनगणना है ये बिहार की तर्ज पर सभी राज्यों में कराई जाए, बल्कि केंद्र के स्तर पर कराई जाए और वो आंकड़े सार्वजनिक किए जाएं ताकि उसके आधार पर सरकार इसमें कुछ नीतिगत फैसले ले सके और जो जातिगत प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए उसके आधार पर, क्योंकि जिस किसी भी वर्ग को हम पीछे छोड़ देंगे, जो वंचित रह जाएगा वो समाज के लिए एक बोझ बन जाता है। इसलिए हमारा मानना यह है कि सभी को संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाए, आरक्षण दिया जाए, नौकरियों में भी उनकी भागीदारी हो, राजनीति में भागीदारी उनकी हो और ये संवैधानिक दर्जा इसको प्राप्त हो प्रतिनिधित्व का। तो एक समय था 2011 में जातिगत जनगणना हुई थी, मगर उसको सार्वजनिक नहीं किया गया। अब भी मांग हो रही है लगातार के ओबीसी जनगणना होनी चाहिए। सरकार आखिर क्यों नहीं कराना चाहती? मंशा क्या है इसके पीछे? सरकार की मंशा ये है कि एक बहुत बड़े तबके को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया जाए, क्योंकि उन्हें अपनी संख्या का एहसास नहीं होगा तो वो अपने संयुक्त रूप से जो मांग रख रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो पिछड़ों की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। इसका मतलब ये है कि हम ये मांग कर रहे हैं कि आप किसी भी समाज को उसकी राजनीतिक भागीदारी से, उनके अधिकारों से अधिक समय तक वंचित नहीं कर सकते। पिछड़ा वर्ग जिस दिन जाग जाएगा और अपने अधिकारों के लिए मांग करेगा तो आपको
ये निर्विवाद सत्य है कि 63% की भागीदारी, यदि 63% वोट आपका पड़ता है तो ये बहुमत के आंकड़े से बहुत आगे है। तो इसलिए हमारा कहना यह है कि जो पिछड़ों की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम 37% के खिलाफ हैं। हम ये नहीं है कि हम किसी वर्ग के, सवर्णों के या किसी के खिलाफ हैं। हमारा कहना यह है कि जो आज तक वंचित तबका है, उसमें दलित भी है, उसमें पिछड़ा भी है, उसमें जो असमानताएं हैं, जो रह गया है वर्ग पीछे, उसे आगे लाओ, उसे भी अधिकार दो, उसे भी संसाधन में बंटवारा दो। तो इससे देश ही मजबूत होगा, देश कमज़ोर तो होने का नहीं। जब समाज के सभी वर्ग मजबूत होंगे तो देश तो स्वभावतः ऑटोमेटिकली मजबूत होगा। इसमें आश्चर्य की बात क्या है, इसमें मांग गलत क्या है? 5 नवंबर को जो आपने अधिवेशन रखा है, इसमें किस किस राज्य से यहाँ पर लोग बाग मौजूद होंगे? इसमें उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, कई राज्यों से यहाँ पर प्रतिनिधि यहाँ पर भाग ले रहे हैं। समाज की पिछड़े वर्ग की सभी जातियों के लोग इसमें भाग लेंगे, अपनी बात रखेंगे। कितनी संख्या होगी लगभग लोगों की यहाँ पर? ये देखिए, हजारों की संख्या हो सकती है यहाँ पर। हजार में 5,000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है। ये तो आने वाला मिनिमम टारगेट क्या रखा है? मिनिमम टारगेट हमारा ये है कि 10,000 के करीब यहाँ पर संख्या होनी चाहिए, ताकि जो है सबको ये पता लगे। और एक आत्मसम्मान की भावना जो पिछड़े वर्ग में इस समय आ रही है, अपने अधिकारों के प्रति जो जागरूकता आ रही है, उस सब का नतीजा है कि इसका असर जो है आने वाले चुनाव पर भी पड़ सकता है। लेकिन हमारा राजनीति से इस समय लेना देना नहीं है। हम इसके पीछे कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं चला रहे हैं। हम ये नहीं करें कि इसमें कोई राजनीतिक इसका मकसद है, लेकिन हमारा मकसद ये है कि जो समाज के छूटे हुए लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, जो आज तक वंचित लोग हैं, उनमें आत्मसम्मान की भावना किस तरह से आए और वो अपने अधिकारों को किस तरह से प्राप्त करें, ये इसका उद्देश्य है। सर, क्या तैयारियां चल रही है 5 नवंबर की, और इसमें इस जिम्मेवारी को निभा कौन पा रहा है? देखिए, इसमें हमने एक टीम बना दी है, जो यहाँ की स्थानीय हमारे जिला अध्यक्ष हैं न्याय पार्टी के, वो इस काम को देख रहे हैं। और पिछड़ा वर्ग मोर्चा के तत्वावधान में, न्याय पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के तत्वावधान में काम हो रहा है। हमारे जिलाध्यक्ष राजेश्वर शर्मा जी यहाँ पर हैं, इनकी पूरी टीम यहाँ काम कर रही है। मैं तो आया था एक वो लेने के लिए, भाई चलो पता कर लें क्या है, लेकिन ये देख रहे हैं मुख्य रूप से राजेश्वर जी हैं, बाबूराम जी हैं, सचिन पांचाल जी हैं, ये देख रहे हैं हमारे सतप्रकाश जी हैं, ये सब देख रहे हैं। हमारे रमेश जी बैठे हैं, उधर को घुमाइए कैमरा, वो सब बैठे हुए हैं, हमारे बाबूराम जी बैठे, तो ये सब इसी काम को देख रहे हैं। राजेश जी आपको बताएंगे क्या इन्होंने किया है, क्या तैयारी चल रही है। राजेश जी, क्या तैयारियां हैं यहाँ की, बताएं। 5 नवंबर के लिए पूरे उत्साह से हमारी टीम लगी हुई है और इसमें लगभग 10,000 आदमी हमारे आने की संभावना है। तो आपकी तैयारियां, क्योंकि जब इतनी बड़ी संख्या होती है तो उनको संभालने के लिए क्या क्या पूरी टीम लगी हुई है हमारी। अच्छा, यहाँ के लगभग 100 आदमियों की टीम हमारी जो है इसमें काम कर रही है। खाने पीने की? हाँ, खाने पीने की व्यवस्था है सबकी। बहुत बढ़िया जी। सचिन जी, आज का जो युवा है जी, क्या सोचता है राजनीति को लेकर के? जिस तरीके से आजकल बेरोजगारी का दौर चल रहा है, काम धंधा खत्म होता जा रहा है, तो युवा क्या सोचता है आने वाले समय में, वो क्या परिवर्तन चाहता है? युवा चाहता है कि जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी हुई है, हर किसी को एक मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने का। और फिलहाल तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी जो 5 तारीख को प्रोग्राम है, 5 नवंबर को, उसमें युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा और पूरे जोर शोर के साथ न्याय पार्टी के साथ रहेगा। सबको एकजुट करने की पूरी शक्ति रखता है और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या होगी युवा उसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। आज के समय में नई पार्टियां काफी आती जा रही हैं और पुरानी जो पार्टियां हैं वो नई पार्टियों को उभरने नहीं दे रही। उनके लिए आप क्या उम्मीद करते हैं, कैसे निकालेंगे अपने आप को इन सबसे बाहर? देखिए, सबसे पहले तो इंसान को मेहनत करनी होती है, ठीक है, और अगर हम किसी भी सेक्टर में मेहनत करेंगे तो हम कामयाब जरूर होंगे। और आज का युवा मेहनत करने से पीछे नहीं है, चाहे उसके लिए किसी भी सेक्टर में उसको कुछ भी करना पड़े, गलत नहीं करेगा लेकिन सही के लिए हमेशा साथ खड़ा रहेगा। सिंह साहब, आपने जिस तरीके से इंडिया और एनडीए की सरकार, अभी इस गठबंधन लगा हुआ है, अब आपने भारत की भी घोषणा की थी, तो उसमें कितने सहयोगी आपके साथ हैं? देखिए, भारत गठबंधन की हमने उस दिन मीटिंग की थी, उसमें 41 पार्टियां थी हमारे साथ और काफ़ी पार्टियां हमारे संपर्क में हैं। तो हम एक्चुअली संख्या बल पे ना जा करके हम ये देख रहे हैं कि कौन काम ज़मीन पे कर रहा है।
ज़मीन पर कौन पार्टी काम कर रही है हम उनसे ही तालमेल करेंगे और उन्हें इकट्ठा करके हम जो है एक मोर्चा, एक विकल्प की बात कर रहे हैं। क्योंकि हम आने वाले समय में पिछड़े वर्ग को लेकर के, पिछड़े वर्ग को आधार बना करके एक मोर्चा जो तैयार कर रहे हैं, ठोस आधार पर जो पार्टियां ज़मीन पर काम कर रही हैं सभी वर्गों को लेकर काम कर रही हैं, जिनके साथ गरीब लोग जुड़े हुए हैं, कामगार लोग जुड़े हुए हैं, तकनीकी लोग जुड़े हुए हैं, वंचित लोग जुड़े हुए हैं, जो ज़मीन पर काम करें, छोटे दुकानदार हैं, ठेली वाली हैं, रेड़े वाले हैं, पटरी वाले हैं, जो ये काम कर रहे हैं, इसकी तरफ को आज तक सरकारों का ध्यान नहीं गया है। तो हमारी पार्टी इन्हीं लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। हम कोई एसी में बैठने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे, ना हमारे पास इतने संसाधन, ना हम लोगों से, उनसे पार्टियों से ना हम चंदा ले रहे हैं, कॉरपोरेट से हम चंदा नहीं ले रहे हैं। हमारे सभी गरीब लोग मिल करके पार्टी को चला रहे हैं। वो अपने साधनों से 2-2, 4-4 रुपये, 1000, 500 रुपये, 100 रुपये के आधार पर ही इस पार्टी को चला रहे हैं और वही पार्टी का आधार भी है। और हमारी पार्टी की सभी नीतियाँ गरीब, कमज़ोर, वंचित, दलित, पिछड़े, जो कामगार लोग हैं, जो तकनीकी लोग हैं, जो छोटी दुकानदारी करते हैं, जो रोज़ कमाने खाने का काम करते हैं, जो मजदूरी का काम करते हैं, जो चौराहे पर खड़े होकर के लोग श्रम बेचने का काम करते हैं, जो दिहाड़ी का काम करते हैं, जो राजमिस्त्री हैं, उन लोगों का हमारा पार्टी का फोकस है और वही लोग हमारे साथ हैं। उन्हीं लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं। हम ये नहीं कि किसी के हम विरोधी हैं या हम कोई विरोध करना चाहते हैं किसी का, लेकिन हम अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। जिन लोगों के अधिकार आज तक छीने हुए हैं, जिनके अधिकार आज तक मिल नहीं पाए हैं, हम उनके अधिकारों की बात कर रहे हैं। और न्याय पार्टी इसी का नाम है। न्याय पार्टी निर्बल वर्ग की आवाज़ है, कमज़ोर वर्ग की आवाज़ है, न्याय पार्टी पिछड़ों की आवाज़ है, न्याय पार्टी दलित वर्ग की आवाज़ है, जिनके साथ भेदभाव हुआ है, चाहे वो महिलाओं के सम्मान की बात हो, चाहे उत्पीड़न की बात हो, अन्याय की बात हो। न्याय पार्टी हमेशा कमज़ोर वर्ग के साथ है। न्याय पार्टी का मतलब ही न्याय और इंसाफ से है। जो आज तक इंसाफ से वंचित रहा है, जिसे इंसाफ नहीं मिल पाया है, न्याय पार्टी उसी की आवाज़ बन करके खड़ी हुई है। सिंह साहब, एक कड़वा सच ये भी है कि यूपी में देखें तो मुलायम सिंह जी ओबीसी में आते हैं, बिहार में देखें तो लालू जी और उनके परिवार के लोग भी ओबीसी में आते हैं, लेकिन सबने अलग अलग पार्टियां बना रखी है। अब आपकी पार्टी की देखिए, हमारी पार्टी का आधार हमने ओबीसी समाज का सच्चा हितैषी है कौन? हम तो ये कहते हैं कि ओबीसी की यदि ये कोई बात करते, एक्चुअली ओबीसी में वर्ग में भी इन्होंने धनाढ़ लोग पैदा कर दिए हैं और उन्हीं धनाढ़ लोगों ने कब्जा कर लिया है ओबीसी के कोटे का। सामाजिक न्याय समिति रोहिणी आयोग की रिपोर्ट अभी सरकार में लटकी हुई है और उसमें साफ तौर पर ओबीसी के कोटे को, जो वर्तमान में 27% है, हम तो उसकी मांग कर रहे हैं 60% की, 100% होना चाहिए। लेकिन फिलहाल जो 27% ओबीसी का कोटा जो दिया जा रहा है, वो भी कुछ लोग मिल करके उसे खा रहे हैं और जो असली तबका है, नीचे का जो तबका है, उस तक उसका लाभ पहुंचने नहीं दिया जा रहा। इसलिए रोहिणी आयोग ने इसे 3 भागों में बांटने का काम, जो एक अपने रिपोर्ट बनाई है, उसमें 3 भागों में बांटा गया है, 7%, 11% और 9%। कुछ जातियाँ 7% में रखी हैं, कुछ 11% में, कुछ 9% में, उनकी आर्थिक जो है हैसियत के हिसाब से। तो हम ये चाहते हैं कि उस सामाजिक न्याय समिति की जो रिपोर्ट है वो तुरंत आवे, सरकार उसे लागू करे, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो। एक तो ये मांग है कि उसे लागू किया जाना है, तुरंत लागू किया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो अभी 33% का कोटा महिलाओं के लिए सरकार ने किया है, एक जो बिल पास हुआ है सरकार के माध्यम से लोकसभा में, विधानसभा, राज्यसभाओं में पारित तो हो चुका है, लेकिन उसके इम्प्लीमेंट की जो वो घोषणा है, इम्प्लीमेंटेशन उसका अभी नहीं है। अभी आने वाले 10 सालों में कहीं दूर तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिखाई पड़ता। तो हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि भाई, आपने जो कोटा निर्धारित कर दिया है, ये कब लागू होगा? एक बात तो ये। दूसरी बात यह है कि इसमें ओबीसी का जो कोटा 27% इन्होंने दे रखा है, लेकिन हम 100% की मांग कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल आप 27% ही मान लें तो उसमें 33% में 27% कोटा जो है महिलाओं का होना चाहिए, ओबीसी का होना चाहिए। एक आखिरी सवाल ये है कि आज तक जितने, जैसे मैंने नाम लिए लालू जी का, मुलायम जी का, ओबीसी की पार्टियां बहुत बनी और ओबीसी समाज अपने आप को इन सबको देखते हुए ठगा हुआ सा महसूस करता है। क्या लगता है कि आपको वो अब आपके साथ आएगा क्या? ओबीसी वर्ग हमारे साथ खड़ा हुआ है, चूंकि वो इन पार्टियों के द्वारा ठगा जा चुका है। इन पार्टियों ने अपने घर भरने का काम किया है, अपने लोगों को समृद्ध करने का काम किया है। ये परिवारवाद की जो दूसरों पर आरोप लगाते हैं रहे हैं, इन्होंने खुद परिवारवाद को बढ़ावा दिया है। चाहे आप
सपा को ले लो, चाहे आप दूसरी पार्टियों को ले लो जिनके नाम आपने गिनाए हैं, ये केवल अपने परिवार को समृद्ध कर रहे हैं। इन्होंने वास्तविक रूप से ज़मीन पर काम करने का, डिस्ट्रीब्यूशन का कोई काम नहीं किया है। यदि ये काम किया होता तो आज देश की हर जाति का प्रतिनिधित्व जो है सरकार में होता, देश की हर जाति का प्रतिनिधित्व जो है नौकरियों में होता, और वहाँ पर केवल किसी वर्ग विशेष की जो है नौकरी आपको ना दिखाई पड़ती। पहली बात तो यह है कि जो बैकलॉग है वो भरा नहीं जा रहा है, और यदि भरा जा रहा है तो इन्हीं पार्टियों की वजह से वो कुछ विशेष हाथों में पहुंच रहा है। उससे जो कमज़ोर तबके के लोग हैं वो उससे आज तक लाभान्वित नहीं हुए, और यही कारण है कि न्याय पार्टी की आवश्यकता पड़ी। और हम तो इन्हीं की आवाज़ को उठा रहे हैं, और हम मान रहे हैं कि ये सब लोग हमारे साथ, हम इन्हीं की आवाज़ बन करके आ रहे हैं। और बड़ा भारी रेस्पॉन्स, देहात में हम जाते हैं, हम देखते हैं कि वहाँ पर किस तरीके से हमारे युवक बेकार घूम रहे हैं, किस तरीके से उनके साथ भेदभाव हो रहा है, जातिगत भेदभाव उनके साथ हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन किस तरह से उनके साथ हो रहा है, उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, उनका मान सम्मान बरकरार नहीं है क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें जो संविधान ने अधिकार दिया है धारा 340 के अंतर्गत, तो वो सरकार अपनी मंशा को पूरी करे। सरकार की नीयत में खोट नहीं होना चाहिए। धारा 340 को, अनुच्छेद 340 को वो सही तरीके से संविधान के हिसाब से लागू करे। तो ये जो पार्टियां हैं, यदि ये इस काम को आज तक करवा सकती तो हमारी आवश्यकता ना पड़ती। चैनल के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।